नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के ऑफिस में। अगले दिन हर्षवर्धन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वह इस वक्त काफी परेशान चल रहा था क्योंकि टेररिस्ट अटैक को लेकर जो भी चीजें की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस पर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अनाया ने उसे पिछली बार बताया था कि जल्द से जल्द उन हथियारों को खोजने की जरूरत है, वरना हमला कभी भी हो जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी काम पर हर्षद, आकाश और जितेंद्र राणा और विक्की के आदमी लगे हुए थे। तभी हर्षवर्धन की केबी में सेक्रेटरी रजत दौड़ते हुए आया और परेशान आवाज में बोला, बॉस एक गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बताओ क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? क्योंकि रजत को भी काफी खास तरह की ट्रेनिंग मिली थी। वह अकेला 30 लोगों के बराबर था और उसे कभी इस तरह से डरा हुआ हर्षवर्धन नहीं देखा था। लेकिन तभी वह टीवी स्क्रीन ऑन कर देता है। उसे पर न्यूज आ रही थी कि एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और तकरीबन 40 से 50 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीम अभी भी बिल्डिंग में ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तत्कालीन न्यूज जाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ऐसी ही हर चैनल पर न्यूज आ रही थी। वहीं इस न्यूज को सुनकर तो हर्षवर्धन गंभीर हो गया। वह कोई बेवकूफ नहीं था। वह समझ चुका था कि यह काम उन टेररिस्ट का है और देश में अराजकता न फैल जाए और लोगों के अंदर हड़बड़ाहट न बढ़े। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस न्यूज को दबा दिया। वह तुरंत अपने लोगों को इन्फॉर्म करता है और तुरंत मीटिंग के लिए बुलाता है। थोड़ी ही देर में वह सभी लोग एक प्राइवेट क्लब की मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। हर्षवर्धन हेड चेयर पर बैठा हुआ था और इस वक्त काफी गंभीर था। उसका चेहरा काफी सख्त हो चुका था क्योंकि वह इस बार सच में ही नहीं चाहता था कि किसी की भी मौत हो, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही इतने सारे लोग मारे जा चुके थे। वहां बैठा हुआ हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल भी परेशान थे। यहाँ तक कि हर बार मजाक करने वाला जितेंद्र राणा भी थोड़ा गंभीर हो चुका था और हर कोई यही डिस्कशन कर रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और 2 लोग अंदर आते हैं। उन लोगों को देखकर हर किसी की आंखों में कंफ्यूजन था। तभी हर्षवर्धन खड़ा हुआ और वहां आए हुए एक इंसान का हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोला, बीवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कुछ हुआ है? तो अनाया उसका हाथ हल्के से सहलाते हुए बोली, कुछ खास नहीं, थोड़ी देर पहले तुम काफी परेशान थे। ये सुनकर हर्षवर्धन समझ जाता है कि यह सब कुछ रोबोट रेम ने अनाया को बताया होगा। हर्षवर्धन उसे अपने पास बिठाते हुए बोला, कुछ खास नहीं, मैं थोड़ा परेशान था। वैसे तो हर्षवर्धन अरबों की डील करता था, लेकिन यहाँ कई मासूम लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान था। तभी अनाया गंभीर आवाज में पूछती है, बात क्या है और आप लोग इतने सीरियस क्यों हो? तो हर्षवर्धन उसे बताता है कि क्या हुआ, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अनाया अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेशेंट की फाइल चेक करने में बिजी थी। इस वजह से उसने इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे पता चला तो वह भी थोड़ी परेशान हो गई। अनाया अपनी सेक्रेटरी बेला की ओर देखकर बोली, पता करो ये सब कुछ कैसे हुआ। सेक्रेटरी बेला तुरंत फोन लेकर बाहर जाते हुए बोली, जी बॉस अभी हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरी बेला वापस आई और गंभीर आवाज में बोली, बॉस इन्फॉर्मेशन लीक करने में मिलिट्री के किसी करप्ट आदमी का हाथ है। उसने कुछ छानबीन करने वाले इंसान को पकड़ लिया और उनका मुंह खुलवा लिया। हालांकि उसे यह नहीं पता चला कि छानबीन क्यों हो रही है, लेकिन वह लोग समझ गए कि वह पकड़ी जा चुकी है, इसीलिए उन्होंने अटैक जल्दी प्लान कर लिए। ये सुनकर अनाया और हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलते, लेकिन तभी हर्षद जिंदल थोड़े गुस्सेल आवाज में बोला, शायद इस बार हम बहुत कुछ खो देंगे। अगर हमें जगह पता होती तो हम उनको रोक पाए। हमें तो ना ही स्लीपर सेल्स के बारे में कुछ पता है, ना ही तो हथियारों के बारे में कुछ पता है। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि कौन सी जगह पर अटैक होने वाला है। ये सुनकर अनाया की आंखें चमक जाती है क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की हर बात किसी फोटो में कॉपी की तरह याद थी और उसे पता था कि पिछली बार कौन कौन सी जगह पर अटैक हुआ था। हालांकि उसके पुनर्जन्म की वजह से कई सारी घटनाक्रम बदल चुके हैं, कई सारे हादसे भी बदल चुके हैं, लेकिन कुछ चीज बिल्कुल नहीं बदली। जैसे टेररिस्ट अटैक जिस दिन होने वाला था उसी दिन हुआ, चाहे अनाया कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो उसे रोकने की, लेकिन पहले ही काफी लोग मारे जा चुके थे।
हालांकि वह अभी भी कुछ लोगों को बचा सकती थी, इसलिए वह तुरंत कागज लेती है और अपनी आंखें बंद करके याद करने लगती है कि पिछली जिंदगी में उसने कौन कौन सी जगह पर अटैक की न्यूज़ सुनी थी। थोड़ी ही देर में वह तकरीबन 10 जगह के नाम उस कागज पर लिख देती है। वहीं अनाया को इस तरह से बिना कुछ पूछे लिखता देख सभी को अजीब लगा। तभी अनाया कागज आगे बढ़ाते हुए बोली, ये वो जगह है जहां पर अटैक होने वाला है। आप लोगों को जल्द से जल्द उसे रोक लेना चाहिए। ये सुनकर वहां बैठे हर कोई चौंक गया। हर्षवर्धन भी चौंक हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह तुरंत कागज पर लिखी जगह देखने लगता है। बाकी के लोग भी खड़े होकर वहां गए। वह भी जानना चाहते थे कि अटैक कब होने वाला है। आकाश जिंदल इतनी सारी जगह देखकर गंभीर आवाज में बोला, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है और बहुत सारी फोर्स के बिना हम इतने सारे जगह पर लोगों को बचा नहीं सकते। ये सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं। आकाश भी तुरंत बोला, लेकिन क्यों नहीं, हमें लोगों को बचाना होगा। तो अपनी बीवी की बात का मतलब समाज। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, वो लोग कोई आम गुंडे मवाली नहीं है, ये स्लीपर सेल्स है। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर इन्हें हल्की सी भनक लग गई कि वह लोग पकड़े गए हैं तो वह तुरंत ही ब्लास्ट कर देंगे और हम लोगों को बचाने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है वह काफी खुशियां तरीके से करना होगा। तुरंत अपनी अपनी टीम को एक्टिवेट करो। हम अलग अलग टीम को लीड करेंगे और अलग अलग जगह पर जाएंगे। इसमें तकरीबन 10 जगह है, लेकिन एक जगह पर पहले ही अटैक हो चुका है। बाकी की जगह पर हमें खुद जाना होगा। अनाया जो अब तक खामोश थी, वह उन जगह पर देखते हुए एक जगह पर इशारा करके बोली, यहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है। इतना बोलकर वह तकरीबन 4 जगह की ओर इशारा करती है। फिर 2 और जगह की ओर इशारा करके बोली, यहाँ पर अंधाधुंध गोलीबारी होने वाली है और ये दोनों ही पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर काफी भीड़भाड़ होगी और यहाँ पर हमें अटैक करने वाले इंसान को खोजना पड़ेगा। फिर एक जगह की ओर इशारा करके बोली, यहाँ पर जहरीली गैस फैलाई जाएगी और दूसरी बार इशारा करके बोली, और यहाँ पर गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट किया जाएगा। इसी तरह वह बाकी सारी चीज डिस्कशन करती है। सब कुछ दिखाने के बाद वह लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। हर टीम के साथ कई सारे लोग थे। हालांकि उन लोगों ने आम कपड़े पहने लिए थे, लेकिन फिर भी वो लोग काफी दबंग थे। अनाया हर्षवर्धन एक साथ गए थी। वैसे तो अनाया दूसरी जगह जाना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसकी सेफ्टी की वजह से उसे अपने साथ ही रखा। वह अपने बीवी को पहले लड़ने कैसे दे सकता है। उन दोनों के ही सेक्रेटरी अलग अलग जगह पर गए थे। अनाया ने ये जगह खुद चुननी थी। इस बारे में उसने पहले हॉल में डिस्कशन नहीं किया था। बाकी सबको लग रहा था कि अब शायद उनके पास कोई उम्मीद है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर पहुंच गया था और छुपकर या फिर लोगों के बीच घुल मिल कर गको खोज की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ जगह पर तो वह और स्लीपर साइज को भी खोजने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से यह सारे ब्लास्ट होने वाले हैं। धीमे धीमे करके उन लोगों ने एक एक करके सबको खोज लिया है। कुछ लोगों को चोट लगी तो कुछ लोगों के साथ हाथापाई हुई, लेकिन ज्यादातर लोग अपने काम में कामयाब रहे। वैसे भी विक्की जितेंद्र राणा के आदमी भी काफी ट्रेन फाइटर थे। उन लोगों को भी लोगों की परख अच्छी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। कुछ लोग घायल हुए थे क्योंकि उन लोगों ने जवाबी हमला किया था और पब्लिक प्लेस होने की वजह से वह लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। इसीलिए अब बस 2 जगह बची थी। यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहां पर भी गैस छोड़ी जाने वाली थी, वह भी बहुत ज्यादा जहरीले, और दूसरा एक काफी वीआईपी एरिया था जहां पर इतने भी लोग नहीं थे, लेकिन वहां पर काफी इम्पोर्टेंट लोग रहते थे। क्या हर्षद जिंदल पकड़ पाएगा लोगों को, और क्या आगे चलकर अरुणा जिंदल करेगी कोई मुसीबत। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया की वजह से हर्षवर्धन और उसके बाकी के दोस्त कई सारे हमले नाकामयाब कर देते हैं और टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं। स्लीपर सेल्स भी पकड़े जाते हैं। सिर्फ 2 जगह को छोड़कर हर्षवर्धन और अनाया जब अपनी मंजिल के पास पहुंचे, हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, बीवी तुम अब तक खामोश हो, साफ साफ बताओ हो क्या रहा है और यह जगह इतनी अलग क्यों है। क्योंकि टेररिस्ट कभी इतनी सुनसान जगह पर अटैक नहीं करते। अनाया हर्षवर्धन को अपने साथ ले जाते हुए बोली, मुझे पता है टेररिस्ट सुनसान इलाकों में अटैक नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आज बहुत बड़ी राजनीतिक मीटिंग होने वाली है, वह भी खुफिया तरीके से, इसीलिए की जगह अटैक करने के लिए सबसे अच्छी से
ये सुनकर हर्षवर्धन को थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि अगर कोई हाईली टॉप लेवल की मीटिंग होती तो इस बारे में हर्षवर्धन को जरूर पता होता। वैसे भी कोई भी पॉलिटिशियन उसके खिलाफ नहीं जाने वाला था, यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी उसकी बात की रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए हर्षवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसी मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल रेसिडेंशियल एरिया था। यहाँ पर कुछ फार्म हाउस भी थे और बाकी के एरिया जंगल की तरह था। हर्षवर्धन अपनी टीम के साथ आया था, लेकिन अनाया ने पूरी टीम को पीछे रहने को कह दिया। बस कुछ हाईली स्किल लोगों के साथ अंदर चली गई। हर्षवर्धन सब जगह देखते हुए बोला, अगर यहाँ पर इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग है तो ये लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? अनाया सभी जगह देखते हुए बोली, यह मीटिंग काफी खुशियां तरीके से रखी गई है, इसीलिए लोगों की नजरों से बचने के लिए यहाँ पर कोई गार्ड्स भी नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता और उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी ही देर में अनाया अपनी डिजिटल वॉच यानी कि रोबोट रेन में कुछ सेटिंग करती है और कुछ चीज कोडिंग के जरिए देखने के बाद बोली, हम तकरीबन पहुंच गए हैं। इतना बोलकर वह एक विला के आगे रुकती है। हर्षवर्धन अन्याय को घूमते हुए बोला, बीवी क्या सच में यहाँ पर मीटिंग है? ये सुन अनाया धीमे से बोली, बिल्कुल नहीं, मीटिंग करनी और है, लेकिन हम यहीं से जाएंगे। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। वह विला अभी कंस्ट्रक्शन में था, इसलिए वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अनाया विला की तीसरी मंजिल पर जाती है और किसी चीज के पीछे छुपते हुई वहां से थोड़ी दूर एक विला की ओर नजरें गड़ा देती है। हर्षवर्धन भी उसके पीछे वही करता है। फिर वह लोग दूरबीन के शेयर विला की निगरानी करते हैं कि वहां क्या चल रहा है। कुछ देर के बाद हर्षवर्धन को समझ आ गया कि अनाया झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि भले ही आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही ज्यादा कार थी और ना ही कोई दिख रहा था, लेकिन जहां पर अनाया देख रही थी इस विला में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। हर्षवर्धन पहले ही नोटिस कर चुका था कि उस विला में काम करने वाले माली तक ट्रेन गार्ड्स थे, जिनके पास हथियार थे। यहाँ तक कि वहां पर झाड़ू मारने वाली औरत भी एक ट्रेन गार्ड्स थी। इतने ट्रेन लोगों को इतने छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं होती, और अगर वह लोग कर रहे हैं इसका मतलब वहां पर जरूर कुछ हो रहा है। हर्षवर्धन इस जगह को गौर से देखते हुए बोला, वहां पर ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, लेकिन अंदर काफी लोग हैं और वह सभी लोग ट्रेन हैं। ये सुन अनाया बोली, भले ही वो लोग ट्रेन है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है। तो हर्षवर्धन बाहर देखते हुए बोला, कौन सी चीज? वहां पर तो और कोई भी नहीं है, वहां बस कई सारे लोग अंदर मीटिंग कर रहे हैं। तभी हर्षवर्धन की नजरें भी वहां पर बैठे हुए इंसान पर जाती है और वह गंभीर आवाज में बोला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र बंसल, वह भी यहीं पर मौजूद है। अनाया उसकी बात सुन रही थी। वह उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, आपको नहीं लगता कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी कुछ और है? हर्षवर्धन तुरंत बोला, इतना तो क्या है जरूरी बेबी, अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को बचाया जाए, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? तो अनाया उसे घूमते हुए गंभीर आवाज में बोली, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वहां काम करे लोगों में से कौन स्लीपर सेल्स है, इस बारे में पता करना। ये सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि अनाया कहना क्या चाहती है। तभी पीछे खड़ा हुआ गार्ड्स बोला, लेकिन मैडम, इतने सारे लोगों में से हम पहचानेंगे कैसे? क्या हम इन सबको एक साथ नहीं पकड़ सकते? तो अनाया बोली, ऐसा नहीं हो सके। मुझे पता है आतंकवादी लोगों के ब्रेन वॉश कर सकते थे, लेकिन अगर वहां बैठे हुए इंसान बम ब्लास्ट में मारे जाते हैं तो पूरे देश की इकोनॉमी हिल जाएगी और हर तरफ आगरा तफरी मच जाएगी। यहाँ तक कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है और दूसरे देशों को हमारे देश पर दबाव बनाने का मौका मिल सकता है। किसी न किसी जरिए वह देश में हावी हो सकते हैं और हमारे देश को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये बात सुनकर उन सबको भी समझा आ गया कि उनकी मैडम ने जो कहा वह सच है, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ हर मिनिस्टर काफी हाई पोजीशन पर था और अगर वह लोग एक साथ मर जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अनाया समझ गई कि जैसे जैसे वो फ्यूचर में बदलाव करेगी और होने वाली घटनाओं को बदलेगी, इस वजह से फ्यूचर में होने वाली घटनाएं भी बदल जाएगी। उनका वक्त, जगह या फिर किसी और चीज का भी बदलाव हो सकता है, वह बदल सकती है। इसलिए अनाया पहले ही समझ चुकी थी कि वह जब तक किसी बड़ी घटना का विरोध करेगी तो उसके कुछ उल्टे परिणाम भी होंगे। जैसे कि एक बार टेररिस्ट अटैक को खत्म करने की कोशिश की और वह तकरीबन कामयाब भी हुई थी,
लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से ये हमला दूसरी बार और जोर से हो रहा है। वो समझ गई कि पिछले जन्म की घटनाएं वह कम ही बदले ताकि उसकी जिंदगी आसानी से बीते, लेकिन वह इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए वह गहरी सांस लेकर हर्षवर्धन को देखकर बोली, हमें यह नहीं पता कि इनमें से कितने लोग दुश्मन के साथ है, इसलिए सबसे पहले हमें इस बारे में पता करना होगा। तो हर्षवर्धन भी उस विला को गौर से देखते हुए बोला, लेकिन हमारे पास कोई जरिए नहीं है, इसलिए सारे हमले फेल हो चुके हैं। एक बार अगर अंदर के लोग सतर्क हो गए तो वह लोग विला ब्लास्ट कर देंगे और हमें लोगों को बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, तो ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। उन सभी आदमियों को बेहोश कर देते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे निपटने का वह अपने गार्डों की ओर कुछ इशारा करती है ताकि वह लोग कैमरा और लोगों की नज़रों से छुपाते छुपाते नजदीक जा सके। और हर कोई खुफिया तरीके से अंदर गया था, इस वजह से बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को तो कुछ पता नहीं चला। उस विला के अंदर जो गार्ड काम कर रहे थे उन्हें ही थोड़ी भनक लगी थी, लेकिन वह लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हर्षवर्धन और उसके लोगों ने सबको बेहोश कर दिया। अनाया भी पूरी गौर से सारी चीजों को एनालाइज कर रही थी और अपनी हाथ में पहनी हुई रोबोट रेम को सिग्नल देते हुए बोली, इस जगह को स्कैन करो रेम, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर कुछ मिलेगा। ये लोग कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इतनी छोटी तैयारी नहीं करके आए होंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वह लोग चुपके चुपके घर के अंदर जाते हैं। अंदर भी काफी सारे लोग थे जो टेबल पर बैठकर किसी चीज का डिस्कशन कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई और भी था जो उनकी सुरक्षा के लिए था। कुछ थे जो उन्हें खाना सर्व कर रहे थे, कुछ थे जो दूर खड़े होकर उनकी प्रोटेक्शन को देख रहे थे। हर कोई अपनी बात में डूबा हुआ था। अनाया गोरा से वहां खड़े बाकी लोगों की ओर देख रही है। तभी अनाया की नजरें अंदर आ रहे एक औरत पर पड़ती है जिसके हाथ में ड्रिंक के ग्लास की ट्रे थी। वह आगे जाकर हर किसी को वाइन सर्व कर रही थी, लेकिन अनाया अपनी आंखें छोटी करके उसे देखती है क्योंकि वह भले ही शांत दिख रही थी लेकिन उसकी आंखें बेचैन थी। वह हल्के हल्के से अपने हाथ घिस रही थी और कभी कभी इधर उधर नजर फिरा रही थी, और सबसे बड़ी बात उसके होठों पर लगे हुए जहर को अनाया देख चुकी थी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, उस लड़की ने अपने होठों पर जो लिपस्टिक लगाई थी उसमें जहर था। अनाया केमिकल को लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील थी और उसकी नॉलेज उसने सबसे ज्यादा ऊपर थी, इसलिए उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि वह जहर है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं खुद के लिए, लेकिन तभी वह उसकी आंखें पड़ती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की ने एक एक्सीडेंट में अपने परिवार को खो दिया और सामने वाले लोग पॉलिटिशियन थे। उसे इंसाफ भी नहीं मिला, इसलिए वो देश से नाराज थी, खास करके पॉलिटिशियन से। क्या अनाया बचा पाएगी सभी लोगों को, और क्या मकसद है इनका प्रेसिडेंट को बचाने के बीच? अब तक आप लोगों ने सुना कि कई सारी पॉलिटिशियन पर जान का खतरा था और अनाया और हर्षवर्धन उन्हें बचाने के लिए वहां जाते हैं और अनाया एक स्लीपर सेल को पहचान लेती है और उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसने देखा कि उस लड़की ने अपने हाथ में कुछ रिमोट जैसा पड़ा हुआ है। अनाया समझ गई कि वह एक्शन लेने वाली है, इसलिए वह हर्षवर्धन की ओर इशारा करके कुछ बताती है। हर्षवर्धन भी तुरंत उस लड़की को एनालाइज करता है और वह तो अनाया से भी फुर्तीला निकला। उसने तुरंत अपने गार्डों को कुछ इशारा किया, वह सब के सब अंदर चले गए और वहां खड़े 4-5 लोगों को पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने उस लड़की के हाथ पर एक किक मारी और वह रिमोट नीचे गिरा गया। वह लड़की और वहां बैठे हुए पॉलिटिशियन समझ नहीं पा रहे थे कि वहां हो क्या रहा है। वह लड़की जो अब तक गुस्सा हो रही थी वह तुरंत उस रिमोट की ओर झपटी, लेकिन अनाया उससे ज्यादा तेज थी। उसने अपनी एक सिल्वर नीडल निकाली और उसे लड़की के गर्दन पर लगा दी। ऐसा होते ही वह लड़की अपनी जगह पर जम गई, वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसे गुस्सा रहा था, वह डर से बोली, क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम सबको मार दूंगी, छोड़ो मुझे। अनाया उस पर वक्त बर्बाद नहीं करती। दूसरी ओर वहां बैठे हुए पॉलिटिशियन भी डर गए थे, वह लोग भी हड़बड़ाते हुए इधर उधर जाने के लिए खड़े हो गए। तभी देश के प्रेसिडेंट नरेंद्र की आवाज आए, एंडस्को, हर्षवर्धन तुम यहाँ पर, क्या कुछ हुआ है? वो हर्षवर्धन के पास खड़ी हुई अनाया को भी एक नज़र में पहचान गए। अभी वह अन्य को डॉक्टर इन कहकर डिलीट करने ही वाले थे, तभी वह कुछ याद करके इधर उधर देखते हैं। वहां बहुत सारे लोग थे
और इस तरह से अनाया को सबके सामने एक्सपोज करना सही नहीं था। अनाया की खास पहचान उसे खतरे में डाल सकती थी, इसलिए वह बस नजरों से ही अनाया को ग्रिट करते हैं। आखिरकार उसने एक बार उनकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। अनाया भी उन्हें इस तरह से ग्रेट करती है और कुछ बोलती नहीं है। तभी हर्षवर्धन अनाया का हाथ पकड़कर आगे आया और प्राइम मिनिस्टर को ग्रिट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अनाया भी उन्हें ग्रिट करती है। तभी प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, क्या हुआ है और तुम लोगों ने इन गार्ड्स को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि दुश्मन सतर्क ना हो जाए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को अब तक इस बारे में पता ही नहीं था कि देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों ने देश में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन के बारे में बताया था और कुछ दुश्मन देश के बारे में भी जासूस ने पता किया था कि उन लोगों ने कुछ बड़ी प्लानिंग की है। इसी वजह से यहाँ पर यह मीटिंग बुलाई गई थी, वह भी काफी खुफिया तरीके से, ताकि कोई सतर्क ना हो जाए। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि बाहर कितनी बड़ी तबाही मची हुई है। हालांकि उन्हें उस बम ब्लास्ट के बारे में पता चला था जो थोड़ी देर पहले हुआ था और उन्होंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा आगे आने वाले थे, इसलिए वह यहाँ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी हर्षवर्धन कुछ लफ्जों में वह सारी चीज बता देते हैं जो बाहर चल रही है, जिसे सुनकर वहां बैठे हुए हर शख्स की आंखें बड़ी हो गई। ये सब देख प्रेसिडेंट नरेंद्र तो परेशान हो गई। उन्हें नहीं पता था कि देश में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। तभी वो स्लीपर सेल्स जिसने अनाया ने पकड़वा दिया था, वह सबका ध्यान भटकता देख तुरंत अपने पास खड़े हुए दोनों गार्ड्स को धक्का दे देते हैं और तुरंत अपनी जेब से एक रिमोट निकाल लेती है। वही गार्ड्स उसे अभी वापस पकड़ते उससे पहले ही वह अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को एक्टिवेट करते हुए बोली, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं यहाँ बैठे हुए हर इंसान को मार दूंगी भी, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, मैं तुम सबको मार दूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। इतना बोलकर वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी। कोई भी गार्ड्स उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी भी उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था और किसी को भी नहीं पता था कि बॉम्ब कहाँ कहाँ लगे हुए थे। वहां बैठे हुए मिनिस्टर भी डर रहे थे, वह लोग भी एक साइड खड़े हो रहे थे। तभी एक मिनिस्टर आगे आते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ऐसा करने के बाद तुम भी बच नहीं पाओगी। वह औरत जोर जोर से हंसकर बोली, अगर बचने की इच्छा होती तो मैं यहाँ आती ही नहीं। तुम लोगों की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तो तुम लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर दूसरा मिनिस्टर बोला, हमने कुछ नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और उन सब की ओर देखकर गुस्से में बोली, क्यों नहीं कटू, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया और उनकी वजह तुम सब ही हो। ये सुनकर एक मिनिस्टर कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, तुम इस तरह से इल्जाम क्यों लग रही हो? तो वह औरत रोते हुए बोली, मेरा पूरा खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन तुम जैसे किसी घमंडी पॉलिटिशियन ने एक एक्सीडेंट में मेरे पूरे परिवार को जान से मार दिया। ऊपर से यह साबित कर दिया कि मेरे पति शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। जब से वो एक्सीडेंट हुआ था, तब से ही यह पूरा समाज हमें घटिया नजरों से देख रहा था और हर कोई हमारा तिरस्कार कर रहा था। उन सब की वजह तुम ही हो। ये सुनकर एक मिनिस्टर गुस्से में बोला, जो सच है वही है तो उसे स्वीकारो। अगर तुम्हारे पति की गलती थी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वह औरत चिल्लाकर बोली, मुंह बंद रखो, अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम अपना मुंह खोल रहे हो। इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। मेरे सोहर शराब जैसी चीजों को छूना भी पसंद ही करता है। वह इंसान शराब पिएगा। वह तो उस पॉलिटिशियन की चाल थी ताकि वह अपने गुनाह से बच सके। यहाँ तक कि मैं हर ऑफिसर्स के पास जाकर भीख मांगती रही माँ कि वह मुझे न्याय दिलाए। हर पुलिस स्टेशन के धक्के खा, कई सारे कोर्ट के धक्के खाए, लेकिन हर जगह बस मेरे पति को ही गलत ठहराया गया और आखिर में मेरी सास ससुर बचे थे। उन्होंने भी लोगों की गंदी और घृणित खराब भरी नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सिर्फ मैं ही बची हूँ और मैं उन सब की मौत का बदला लूंगी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, लेकिन वह तो किसी और की गलती है, उसकी सजा तुम हमें क्यों दे रही हो? ये तो गलत है। ये सुनकर वह औरत जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम लोग भी उसके क्राइम में इतने ही भागीदार हो जितना वह आदमी खुद है। ये तुम लोगों जैसे बड़े आदमी
हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। तुम लोग कभी भी किसी को भी मार देते हो, कभी भी किसी की जगह पर कब्जा कर लेते हो, किसी को भी मरवा देते हो, किसी को भी बर्बाद कर देते हो। तुम जैसे पॉलिटिशियन के लिए आम पब्लिक किसी नौकर की तरह है। तुम लोग बस टीवी पर ही बड़े बड़े दावे करते हो। असल जिंदगी में तुम्हारे लिए हम बस किसी मजदूर की तरह है, जिससे पैसे निकलवाना हो या फिर वोट करवाना हो तभी हमारा मुंह देखते हो। बाकी तो हमें इस तरह से निग्लेक्ट करते हो जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े हो। अनाया उस औरत का ध्यान भटकता देख अनाया तुरंत उसके हाथ पर कोई तेज धर चीज मारती है। वो चीज उस औरत के हाथ पर लगती है। वो स्लीपर सेल्स तुरंत कुछ कदम पीछे हटा देता है। तभी हर्षवर्धन भी फुर्ती दिखाता है और तुरंत उस औरत के सर के बीचों बीच सूट कर देता है। एक झटके में ही वह औरत मारी जाती है। वैसे भी उसे बचाने का कोई फायदा नहीं था, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वह स्लीपर सेल्स थे, उसका ब्रेन पहले ही वॉश कर दिया गया था। जो दुश्मन कहते वह वैसा करती है। उसके हिसाब से उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार पूरा देश है और वह हमेशा ही देश के खिलाफ रहती है। वही उस औरत के मरने के बाद ही सभी मिनिस्टर चैन की सांस लेते हैं। आखिरकार कोई भी मरना नहीं चाहता। वो लोग ऐसा सोच ही रहे थे और आपस में बातें कर रही थी। तभी प्राइम मिनिस्टर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से हल्की सी सफेद झाग निकल रही थी। अच्छे से देखकर हर कोई परेशान हो गया। आखिरकार ये देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें कुछ होना यानी कि पूरे देश में तूफान आना। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा किरदार हो रहा है। ये देख कर सभी लोग जहां परेशान थे वहां पर चमकते नजर से प्राइम मिनिस्टर को देख रहा था, जैसे वह इस चीज से इतना खुश हो रहा है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सभी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को घेर कर खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें बचा सके कि उनके साथ क्या हुआ है। क्या नया प्रेसिडेंट नरेंद्र को बचा पाए? क्या होगा जब ये न्यूज भर आएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।